बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अपनी तलाक के बाद मालती अपने इस अपार्टमेंट को छोड़ के वापस अपने पुराने घर चले जाना चाहती थी, मगर चाहने के बावजूद वो ऐसा ना कर सकी। उसकी वजह क्या थी वो ये भी ना जान सकी, लिहाजा उसे तन्हाई का अजाब झेलना था। शायद इस घर में फैली अजीत की यादें और उसकी खुशबू उसे इसी घर पे रहने पे मजबूर कर रही थी। अगरचे ये अपार्टमेंट अजीत की मलकियत था, मगर तलाक के बाद अदालती फैसले के तहत ये अपार्टमेंट और कुछ नकद रकम उसे मिल गई थी। वो अक्सर इस कमरे में चली जाती जो कभी अजीत का मुताले का कमरा था और वहाँ तन्हा बैठी रहती। पहले यहाँ चारों तरफ अलमारियों में अजीत की किताबें और फाइलें सजी होती थी, मगर अब ये अलमारियाँ बिल्कुल खाली थी। अजीत की किताबें भी उसके साथ ही चली गई थी। अगर कुछ यहाँ बाकी रह गया था तो वो सिर्फ मालती और उसके सीने में धड़कती अजीत की यादें थी। आतिशदान के सामने घंटों बैठ के वो यहाँ अजीत के साथ बीते लम्हों को याद करती और आहें भरती रहती। गर्मियों की एक सुबह उसे इस कमरे की एक खाली अलमारी में एक मकड़ी दिखाई दी। सफेद रंग की दीवार पे बहुत ऊपर भूरे रंग की वो नन्ही सी मकड़ी थी, शायद 1 इंच से भी छोटी। वो किसी औरत के चेहरे पे एक तिल के बराबर नजर आ रही थी। मालती को मकड़ियों से सख्त नफरत थी। उनकी तेज तेज हरकत करती लंबी टांगों से उसे घिन आती थी। मकड़ियों के बारे में बात करने से भी उसे उलझन होती थी। इस कमरे में एक मकड़ी की मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया था। अभी वो सोच रही थी कि इसका क्या करे कि बाहर लाउंज में पड़ा फोन गुनगुना उठा। वो भगवान का शुक्र अदा करते हुए बाहर की तरफ लिपकी और अपने पीछे स्टडी रूम का दरवाजा एहतियात से बंद कर दिया। हेलो, कैसी गुजर रही है? लाइन पे दूसरी तरफ उसकी दोस्त माला थी। कुछ खास नहीं, वैसा ही है, मालती ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। क्या ख्याल है अगर आज रात तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, मिलकर किसी का शिकार करते हैं? माला के लहजे में एक अजीब सी खनक और शोही थी। नहीं माला, अब ये मेरा काम नहीं, मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ। ओहो मालती, तुम तो जोगन बनती जा रही हो। अगर ऐसे ये सब कुछ और दिन चला तो तुम तो सब कुछ खो दोगी। अभी तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिस्म जवान है, मगर कुछ अरसे के बाद ये सब तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। तुम बिल्कुल टूट जाओगी, कोई तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। सबसे बढ़ के ये कि एक सुबह तुम नींद से बेदार होगी, बुलंद आवाज से भजन गाती हुई। क्या तुम ये सब चाहती हो? माला ने एक लंबा लेक्चर झाड़ दिया। मालती ने खोखला सा कहकहाल गाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर जो तुम चाहती हो मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा करो भी तो नहीं कर सकोगी। माला ने उसे तनबीह की। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मालती जिद होके बोली। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। माला ने उसे अल्टीमेटम दे दिया। मालती तकरीबन चीख उठी, मगर माला ने मजीद कोई बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मालती ने भी जेरे लब मुस्कुराते हुए फोन वापस रखा। माला उसकी अच्छी दोस्त और एक अच्छी लड़की थी। बावजूद इसके कि वो अपने आप को शिकारी कहती थी, वो अपनी खुशी की खातिर हर काम कर गुजरती थी। दोनों में कॉलेज के जमाने से दोस्ती थी। माला में कमजोरी थी और वो ये कि वो तन्हा नहीं रह सकती थी। उसे हर वक्त किसी की रफाकत दरकार थी। माला फोन पे उससे लंबी लंबी बातें करती रहती और ये लंबी फोन कॉल्स मालती के लिए बड़ी मददगार साबित हुई थी, खसूसन जीत के उसे छोड़ जाने के बाद। मगर तन्हा रातों में वो अभी तक खौफजदा थी। लोगों से मिलने जुलने से वो डरने लगी थी और तो और वो अब माला से भी कतराने लगी थी। वो उससे मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि माला के रहन सहन, तौर तरीके और चुलबुलेपन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मगर ये भी हकीकत थी कि माला उसकी इकलौती दोस्त थी। अजीत से तलाक के बाद उसके सब पुराने दोस्त और रिश्तेदारों ने उसे खूब लताड़ा था। उन सब ने इस बात पे खूब हंगामा किया, मगर ज्यादा अरसा नहीं। मालती के वो रिश्तेदार और दोस्त जो शादीशुदा थे, उनका रवैया अजीब हो गया था। मर्दों का रवैया उसके साथ पुरजोश था। वो हर वक्त उसकी मदद को बेकरार थे, मगर उनकी बीवियों का रवैया सर्द था। फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मुलाकातें कम होने लगी। कुछ दिन के बाद सिर्फ चंद फोन कॉल्स तक राब्ता रह गया। दिन गुजरते रहे और मालती अपना आप खोती चली गई। उसकी जंग तन्हाई के साथ थी। रोज रोज वो मजीद काबिल रहम होती चली गई। दोपहर तक वो सोती रहती, जागती तो घर के खाली कमरों में बेकार घूमती रहती।
टीवी देखती, सामान खरीदने कभी कभार घर से बाहर जाती, मगर जल्दी वापस आ जाती। वक्त गुजरने के लिए भूख हो या ना हो बस खाती रहती और सरे शाम ही बिस्तर में घुस जाती। वो उस मकड़ी को तकरीबन भूल चुकी थी, मगर जब एक दिन फिर वो स्टडी रूम में आई तो वो उसे याद आ गई। मालती ने नादास्ता तौर पे उसकी तलाश में इधर उधर देखा तो देख के हैरान रह गई। वो मकड़ी एक हफ्ते बाद भी उसी पुरानी जगह मौजूद थी, मगर अब वो पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसका जिस्म हॉकी के गेंद के बराबर हो चुका था। मालती खौफजदा हो गई। इससे पहले उसने कभी इतनी बड़ी मकड़ी ना देखी थी। ये आम बात नहीं थी, ना ही उसे याद था कि कभी उसने किसी किताब में इतनी बड़ी मकड़ी के बारे में कुछ पढ़ा हो। मुमकिन है ये जहरीली हो, उसने सोचा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। मालती ने गौर से देखा तो मकड़ी हरकत करती महसूस हुई। उसका सर हिल रहा था, आंखें चमक रही थी। मालती को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। वो पलट के दरवाजे की तरफ भागी। उसे खतरा महसूस हुआ, ये खतरनाक मकड़ी किसी भी लम्हे इस पे झपट पड़ेगी। वो तेजी से दरवाजा खोल के बाहर निकली। इस तेजी में उसे चौकर से ठोकर भी लगी और वो घुटनों के बल बाहर हॉल में जा गिरी, मगर अपनी चोट की परवाह किए बगैर उठी और पलट के फौरन दरवाजा बंद किया और इस पे अपनी पुष्ट टिका के यूं खड़ी हो गई जैसे उसे खौफ हो के मकड़ी जोर लगा के दरवाजा खोल लेगी। मालती का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। वो बेहोश होने के करीब थी। ये मकड़ी क्या खौफनाक चीज थी। शुक्र है इसने इस पे हमला नहीं किया। मालती अपने कमरे की तरफ भागी और बोतल से शराब गिलास में उंडेली और सोडा मिलाए बगैर गटागट पी गई। वो अपने खौफ पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही डर गई है। वो मकड़ी डरावनी है तो क्या हुआ, है तो एक नन्ही सी मखलूक जो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, जिसे वो अपने जूते के नीचे आसानी से मसल सकती थी। मगर मकड़ी को मारने का ख्याल उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो तो एक मक्खी मारने का भी नहीं सोच सकती थी, कहाँ ये इतनी बड़ी और खौफनाक मकड़ी। लिहाजा इसने सोचा इसके बारे में कुछ ना किया जाए, बस प्रार्थना की जाए कि वो यहाँ से कहीं और चली जाए। उस रात मालती अपने बिस्तर में करवटें बदलती रही। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे रह रह के साथ वाले कमरे में मौजूद मकड़ी का ख्याल आ रहा था। वो कान लगा के मकड़ी की आहट सुनने की कोशिश करती रही थी। उसके कान हल्की सी आवाज सुनने को भी तैयार थे। बाजुकात उसे दीवार खुरचने की हल्की सी आवाज का गुमान होता, हो सकता है ये मकड़ी हरकत कर रही हो। कभी वो चौंक के अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगती। मौसम गर्म होने के बावजूद उसने खिड़की मजबूती से बंद कर दी थी। वो उस रास्ते से मकड़ी की आमद का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। थक हार के न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लगी, मगर वो ख्वाब में भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े को देखती रही। सुबह उठी तो बेखाबी के बायस पूरा जिस्म दुख रहा था, मगर उसकी पहली सोच वो मकड़ी थी। बिस्तर से उठने के बाद वो स्टडी रूम के बाहर कान लगा के अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करती रही। हो सकता है वो मकड़ी चली गई हो, क्या वो अंदर जाके देखे। मालती काफी देर तक परेशान सी कैफियत में वहाँ खड़ी सोचती रही। फिर उसने खतरे में कूदने का फैसला कर ही लिया। उसके पूरे जिस्म में तनाव की कैफियत थी। बड़ी आहिस्ती से उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थी कि अगर कहीं करीब ही वो मकड़ी नजर आए तो दरवाजा फौरन वापस बंद कर दिया जाएगा, मगर फर्श खाली था। मालती ने आगे पीछे देखा, वो मकड़ी छत पर भी नहीं थी। थोड़ी हिम्मत पैदा करके मालती ने कमरे के अंदर कदम रखा और फिर एकदम ठटक गई। वो वहाँ थी अपने उसी पुराने मुकाम पे, मगर शायद अपनी जगह थोड़ी सी बदली थी। उसकी मोटी बालू बड़ी टांगे फैली हुई थी और अब ज्यादा बड़ी भी महसूस हो रही थी। मालती डरते डरते चंद कदम अंदर दाखिल हुई। कमरे के रोशनदान से आती सुबह की जर्द रोशनी में वो उसकी आंखों को चमकते हुए वाज़ेह तौर पे देख सकती थी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें मालती घबरा गई। वो बेहद खौफजदा हो गई और तकरीबन बेहोश होने को थी, मगर यूं उसकी तरफ देखे जा रही थी जैसे उस मकड़ी के शहर में गिरफ्तार हो गई हो। मालती ने कदम और उठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ी। कमरे के रोशनदान से अंदर आने वाली सूरज की किरण सीधी उस मकड़ी पे पड़ रही थी, जो उसके रंगों को और ज्यादा नुमाया कर रही थी। उसकी टांगों का गाढ़ा बादामी और पुष्ट का तेज नारंगी रंग मिलके उस मकड़ी को उसकी अपनी हैबत के साथ बेहद दिलकश और खूबसूरत बना रहा था। सूरज की इस रोशनी में उसका सरापा निकल रहा था। आंखों के नीचे बालों भरा उभार ऐसे नजर आता था जैसे कोई भरपूर दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स बगैर नाक के हो। ऐसा सोच के मालती को झुरझुरी आई। वो एक कदम और उठा के आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उस मकड़ी ने उस पे छलांग लगाई। मालती एकदम चीखी और पलट के भागी। मकड़ी उस तक पहुंच ना पाई और इस तार के साथ झूलती रह गई जिसका दूसरा सिरा दीवार के साथ वहां जुड़ा हुआ था। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद उस मकड़ी ने तेजी के साथ दीवार से नीचे उतरना शुरू किया। मालती ये सूरत-ए-हाल देख के भागती हुई कमरे से बाहर भागी और अपने हुक्म में दरवाजा सख्ती से बंद कर दिया।
मालती कामती लरसती गिरती पड़ती अपने कमरे में पहुंची। वो अपने आप को अपनी इस बेवकूफी पे कोस रही थी कि वो क्यों आगे बढ़ी। अगर वो मकड़ी जहरीली हो तो इस जहर मालती को भी हलाक कर सकता था। वो बेदम होकर एक सोफे पे गिरी और सोचने लगी कि इस मकड़ी के खिलाफ किससे मदद तलब करे। कुछ सोच के उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई और किसी इमदादी इदारे का नंबर तलाश करने लगी। सफ़े पलटते पलटते वो रुकी। अपने तमाम खौफ के बावजूद उसका दिल नहीं चाह रहा था कि इस कदर खूबसूरत मर्की को यूं मार दिया जाए। उसे जानवरों से वाकई प्यार था। खूबसूरती की तो वो दीवानी थी। हालांकि दूसरी औरतों के बरक्स उसे खूबसूरत चूहे भी पसंद थे और अगर अजीत मुखालिफ न करता तो वो वाकई घर में पालतू जानवर रख लेती। मगर अजीत ने उसे रोक दिया था। ये तो नाइंसाफी होती कि इस मकड़ी को मार दिया जाए, खसूसन जब वो इतनी दिलकश थी। इस मसले का एक सादा हल ये भी था कि अब स्टडी रूम का दरवाजा ना खोला जाए। जब इस मकड़ी को खाने को कुछ न मिलेगा तो वो खुद ब खुद वहाँ से कहीं और चली जाएगी। दूसरे दिन मालती ने माला से फोन पे बात की और उस शाम उसके साथ बाहर जाने को तैयार हुई। उसकी बड़ी अच्छी दोस्त थी माला, जिंदगी से भरपूर, जानती थी कि कहाँ जाना है और किससे मिलना है, मर्दों से सामना कैसे करना है, उन्हें कैसे अपने इशारों पे निचवाना है, उन्हें लुभाना और सूरत-ए-हाल के मुताबिक उनके साथ बर्ताव करना माला खूब जानती थी। मालती और माला दोनों मुंबई शहर के बाशिंदों के तबके से ताल्लुक रखती थी, जिनका हर कोई रिश्तेदार होता है, कोई भी दुश्मन नहीं होता। दोनों को अपनी माओ के नाम तो याद नहीं थे, मगर वल्दियत कभी किसी ने ना बताई, ना उन्होंने अपने बाप की शक्ल देखी। उनकी कम्युनिटी में सब लड़कियों का भी यही हाल था। उनके यहाँ दिन और रातें झांकती थी। उनमें से माला इन चंद लड़कियों में से थी जो अपने महसूस इलाके से बाहर निकली और अपने कारोबार को एक नया रंग दे दिया। वो रोज बन सवर के साहिल समंदर या किसी बड़े होटल के पास जाती, किसी अनजान, मासूम और सादा लोग दिखाई देने वाले गैर मुल्की सियाह को निशाने पे रखती और उससे जा टकराती। कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करती, कुछ अदाओं के जाल फेंकती और उसके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करती। कुछ शॉपिंग करती और हो सकता तो कुछ नकद डॉलर्स भी बटोर लेती। अगर कोई ज्यादा मालदार होता तो जब तक उसकी जेब हल्की न होती, माला उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आती। माला का ये कारोबार बड़ा कामयाब और मुनाफेबख्श साबित हुआ। वो इसे मर्दों का शिकार का नाम देती थी। कुछ अरसे के बाद उसने मालती को भी अपने साथ मिलाया। अब वो दोनों मिलके ये काम करती, न खाने की फिक्र न पैसे का मसला। रफ्ता रफ्ता दोनों ने गैर मुल्की सियाहों के साथ हल्की दौलतमंदों को भी शिकार करना शुरू किया। उसी शिकार के दौरान मालती की मुलाकात अजीत से हुई। वो एक दिलकश और जाज़बे नजर नौजवान था। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सेल्स मैनेजर था। वो मालती पे मर मिटा और मालती उस पे फिदा हो गई। पहली ही नजर में मालती को अजीब काबिल कबूल लगा। अजीत भी उस पे मर मिटा और अपने खानदान से छुपके उसने मालती से शादी कर ली और मुंबई के एक पोश इलाके में उसे फ्लैट लेकर दिया। मगर अब अजीत के जाने के बाद मालती एक बार फिर न चाहते हुए भी दोबारा माला का साथ देने को तैयार हो गई थी। दोनों के लिए शिकार का पहला दिन कामयाब था, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन भी दोहराया। उन्होंने इकट्ठे 5 दिन गुजारे। वो एक नई फिल्म का आखिरी शो देखने भी गई। हर रोज नया शिकार। माला के घर पे रात के मर्दों के साथ हल्ला गुल्ला, पार्टी, शराब के जाम उंडेले जाते। एक अजीब हंगामा, बदमस्ती बर्पा होता। माला जल्दी अपने साथी के साथ अपने बेडरूम में गायब हो जाती, लेकिन मालती नहीं। वो ये काम कर तो रही थी, मगर चंद हदूद के साथ। अब किसी के साथ ताल्लुक को वो बगैर मोहब्बत के कायम करने को तैयार न थी। वो उस प्यार को महसूस करना चाहती थी जो प्यार उसे अजीत दे रहा था, मगर कैसे और किससे। उसे जो दचका लगा था, जो धोखा अजीत ने दिया था, उसके बाद वो किसी भी मर्द पे भरोसा करने को तैयार न थी। 5 दिन जब मालती घर लौटी तो पहला काम यही किया कि फौरन स्टडी का दरवाजा खोला और मकड़ी को चेक किया। उसे उम्मीद थी कि वो मकड़ी अब तक कहीं जा चुकी होगी। उसने एक दिन माला के सामने उस मकड़ी का जिक्र किया। उसने इस बात को संजीदा से न लिया और सिर्फ ये मशवरा दे के टाला कि पूरे घर में कीड़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए स्प्रे करवा लो। जब वो घर लौटी और मुताले के कमरे में गई तो उसने देखा कि हैरत अंगेज तौर पे वो मकड़ी अपनी जगह मौजूद थी, कहीं गई ना थी। मगर अब वो अपनी ही एक तार के सहारे लटक रही थी और मुर्दा मालूम हो रही थी। वो तार छत के साथ मुंसलिक था। मालती पहले तो उसे अपनी जगह देख के डर गई, मगर जब उसने देखा कि वो मकड़ी बेहिस्सो हरकत है तो उसने सुकून की सांस ली। मगर दिल में अफसोस हुआ। वो समझ ना सकी कि ये कैसे हुआ, मगर ये सब हो चुका था। कई लम्हे तक वो उदास खड़ी उस तार के सहारे झूलती तकती रही। यूं झूलते हुए वो अजीब मगर बेहद हसीन नजर आ रही थी। मालती के दिल में रहम आया कि बेचारी मकड़ी तन्हा इस कमरे में रह गई और भूख के हाथों मारी गई।
तब अचानक उसकी नजर किसी गैर मामूली चीज पे पड़ी और वो दूर कमरे के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालती लाशौरी तौर पे उसके करीब गई। वो सफेद ऊन का छोटा सा गुच्छा था। मालती ने उसे अपने पाँव की नोक से छुआ तो उसे मतली होने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वो एक मुर्दा चूहे की खाल का टुकड़ा था। वो मुड़ के खौफ के आलम में मकड़ी की तरफ देखने लगी। यकीनन वो चूहा मकड़ी का शिकार बना था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा सा बालू भरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता दीवार से नमूदार होके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने एकदम चीख मारी और खौफ के आलम में घबरा के बाहर को दौड़ी। वो इतनी खौफजदा थी कि अपने पीछे कमरे का दरवाजा बंद करना भी भूल गई। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि इस कमरे से बाहर आफियत है। जब उसे एहसास हुआ तो वो मुड़ी और कांपते हाथों से दरवाजा बंद करने लगी। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जब तक उसने शराब के चंद घूंट न पिए, उसके जिस्म की कपकपाहट दूर न हुई। जैसे जैसे वो उस मकड़ी के बारे में सोचती, उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। इतना बड़ा जानवर तो उसने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा था। उसने सोचा शायद ये इसका तहय्युल हो, महज इसका ख्याल हो, इसका खौफ हो जो मुजस्सम हो गया हो। वो इस मकड़ी को करीब से देखना चाहती थी। ये ख्याल ही उसे लरसा देने के लिए काफी था कि ये उसका महज ख्याल नहीं, वो मकड़ी वाकई बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। मगर ये आई कहाँ से? वो खौफ से जम गई। अगर ये एक से जायद हो गई तो फिर क्या होगा? उसने घबरा के इधर उधर देखा। खुशकिस्मती से उस कमरे में कुछ ज्यादा और भारी फर्नीचर नहीं था। अगर अपार्टमेंट में और भी मकड़ियां थी तो इन मकड़ियों के छिपने के लिए चंद ही मकामात थे। मालती को बहुत ज्यादा फर्नीचर पसंद न था। कमरे में चमड़े की सिर्फ एक काउच थी, उसके साथ मैचिंग आराम चेयर, टीवी सेट और चंद आरायशी चीजें, वो भी ज्यादातर दीवारों पे आवेजा थी। मालती अपनी सांस रोक के कमरे में इधर उधर एहतियात से देखती। उसे अंदाजा था कि वो इस चीज को ज्यादा महसूस कर रही है। अगर वो महकमाए हैवानात को फोन करे तो वो आके इसे इस मोजी मकड़ी से निजात दिला सकते थे। मगर अपने तमाम तर खौफ के बावजूद मालती ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो इससे बचना तो चाहती थी, मगर कुदरत की इस हसीन शाहकार को मारना नहीं चाहती थी। इन सोचों के दरमियान उसने घूम भर के इस बात की तसल्ली कर ली कि इसका कमरा बिल्कुल महफूज है और वहाँ कोई मकड़ी मौजूद नहीं। झाड़ू बदस्त उसने सारे कमरे का जायजा लिया, बल्कि दूसरे कमरों का भी मुआयना किया, मगर कुछ न मिला। अगली शाम वो माला के साथ एक बार फिर तैयार होके अपने शिकारी पे निकल पड़ी। उसे मकड़ी के बारे में बताना चाहती थी, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था। वो शहर के सबसे मशहूर डिस्को क्लब गई। दोनों निहायत हिजान अंगेज लिबास में मलबूस थी। माला अपने लिबास को जंगी लिबास का नाम दिया करती। डिस्को में माला ने मालती का तारुफ जैक से करवाया। वो एक गैर मुल्की बिजनेसमैन था और गाहे बगाहे कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान आता रहता था, मगर जब भी आता माला से जरूर मिलता। जैक ने जब मुसाफा करने के लिए मालती का हाथ अपने हाथ में थामा तो अजीत से अपनी तलाक के बाद पहली दफा मालती को अपने दिल में एक मीठी सी हलचल महसूस हुई। वो उसकी तरफ तौसीफी नजरों से देख रहा था। वो बहुत जाज़बे नजर और पुरकशिश मर्द था। भूरी घनी मूछें, तवील कामत, जोशीला और बातूनी अपनायत भरी आंखों में प्यार की तपश महसूस हो रही थी। इससे मिलके मालती शहर में खोई रही। रात देर तक वो डिस्को में पार्टी में मशगूल रहे। उसके बाद वो लोग माला के घर आए। माला तो अपने बेडरूम में चली गई, मगर जैक वही मालती के पास बैठ गया। मालती पूरी तरह उसके जहर में गिरफ्तार हो चुकी थी। फिर जब जैक ने पेशरफ शुरू की तो मालती ने कुछ मज़ाहमत न की। उस पे मोहब्बत का खुमार छा रहा था। अगली सुबह जब वो शादा फरहां बेदार हुई तो पहले जैक जा चुका था। वो इसके लिए एक तहरीर छोड़ गया कि शाम को डिस्को में मुलाकात होगी। बड़ी बेसब्री से मालती ने शाम का इंतजार किया। शाम होते ही वो डिस्को पहुंची। वो जानती थी कि जैक की जिंदगी की चमक से भरपूर नजरों के सामने वो डे जाएगी, बिल्कुल एक शिकार की तरह। वो शिकार करने आई थी, मगर खुद शिकार हो चुकी थी। वो रात तक इंतजार करती रही, मगर जैक नजर न आया। झिझकते हुए माला से पूछा तो उसने लापरवाह अंदाज में बताया कि जैक की तो आज दोपहर की फ्लाइट थी, वो तो वापस अपने मुल्क चला गया। मालती का सारा एतमाद और एतबार एकदम फिर से ढह गया। एक और मर्द उसके जज्बात को लौट के चला गया। वो शिकस्त सूरदा कदमों से घर लौट आई। अगस्त की वो गर्म शाम थी। आसमान पे शफक छाई थी। पूरा अपार्टमेंट गंदा था। तकरीबन 2 हफ्ते से नजरअंदाज गंदी प्लेट्स किचन में बिखरी पड़ी थी। फ्रिज खाली था। कमरे में बासी चीजों की सरांड फैली थी। वो बेदम होके काउच पे लेटी। वो थकी हुई थी। वो सोचने लगी, एक और मर्द, एक और नाकामी, ये कैसे होगा? क्या वो ऐसे लुटती रहेगी या फिर उन्हें शिकार करे? वो फट पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी इतनी बेरहम कैसे बन गई? वो जिंदगी से जो कुछ आती थी वो कुछ हास तो नहीं था, बस एक काम सी ख्वाहिश, प्यार करने वाला खावंद और बच्चे, एक घर की ख्वाहिश। ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है। क्या इसे सब कुछ कहा जा सकता था?
अजीत वो सिसक पड़ी, उसके होंठ भींच गए, मगर वो जब्त करने लगी और अपने आप से कहने लगी, नहीं, जो गुजर गया वो इस पे कभी नहीं रोएगी। अजीत ने इसके साथ अच्छा नहीं किया और वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, मगर यादें उभर आती थी, बेकार माजरतें, बेमानी इत्फाकात। अजीत पुरसुकून और रवां बात करता था। वो दलील के साथ बात करने का हुनर जानता था, मगर वजाहतें ज्यादा थी जिन्हें वो कभी जानना नहीं चाहती थी। हालांकि अब वो खलात के इन टुकड़ों को जोड़ने से शर्माती और गरेजा थी जो मोहब्बत भरे बन सकते थे। अजीत और जैक का किरदार बहुत ज्यादा मुशाबे था। मालती पे यासियत छाई जा रही थी। फिर अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी, टप टप, जैसे बारिश के कतरे खिड़की के शीशे पे बरस रहे हो। ये आवाज हॉल से आती थी। मालती ने चौंक के आंखें खोली। एक साया हरकत करता नजर आया। खौफ के मारे उसके होंठों से हल्की चीख निकली। वो मकड़ी से पहले ही बहुत ज्यादा खौफजदा थी, जो रोज रोज बड़ी होती जा रही थी। अब तो उसका हुजम खाने के एक प्लेट से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो मकड़ी ऐसा ऐसा हरकत करती उसकी तरफ आती जा रही थी। मालती को महसूस हुआ कि वो मकड़ी उस पर हमला करने वाली है। वो बेयारो मददगार थी। खतरा करीब आता जा रहा था। उसके पास मकड़ियों के मुतालिक नामुकम्मल मालूमात थी, इसे किताबों और फिल्मों से जो के हासिल हुई थी। मकड़ी के बालों भरी टांगे उसे अपनी गिरफ्त में लेने को बेताब थी। मालती दुआएं करने लगी कि खून आशाम जानवर रुक जाए, मगर नहीं, वो करीब आती गई। फिर वो काउच के पाए के करीब आके रुकी जिसपे मालती बैठी हुई थी। काउच के नीचे आके वो अब मकड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। मालती ने अपना जिस्म सख्ती से काउच के कुशन में छुपाया। उसकी सांस रुकने लगी। फिर अचानक वो दोबारा नजर आई। अब वो काउच के पाए के ऊपर चढ़ रही थी। खौफनाक मकड़ी काउच के बाजू पे आई, थोड़ी देर रुकी और फिर नीचे उतरने लगी। मालती तकरीबन बेहोशी हो गई थी। उसने अपनी दोनों टांगे समेट के अपने पाँव कोच के ऊपर रखे। मकड़ी अब नीचे कुशन पे आके उसके पाँव पे चढ़ी और फिर धीरे धीरे वो उसकी टांग पे आगे बढ़ने लगी। खौफ की लहर मालती को अपने घेरे में ले रही थी। वो खौफ के आखिरी नुक्ते पे थी, मगर उसे एक बात जरूर याद थी कि हरकत नहीं करनी, बस बेहिसो हरकत अपनी जगह जमे रहो। दिमाग उसको समझा रहा था। मालती अपनी जगह जमी उस मकड़ी को अपने घुटने पे आते देखती रही। मालती के दोनों घुटनों पे उस मकड़ी के पाँव थे। मालती उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख सकती थी। मकड़ी की चमकदार आंखें उससे वाज़ेह नजर आ रही थी। पहली दफा मालती को पता चला कि मकड़ी की दो आंखों के नीचे बालू के दो गुच्छे थे जो उसके चेहरे को खौफनाक बना रहे थे। उसके नीचे दो नोकीले दरांतीनुमा दांत थे। उसका चेहरा मुकम्मल शैतानी था। मालती का जहन डूबने लगा। हर लम्हे उसे खौफ हो रहा था कि अभी ये दो नोकीले दांत इसके जिस्म में, इसके गोश्त में खुब जाएंगे। वो दर्द की मुंसर थी, मगर ऐसा कुछ न हुआ। उसके पेट पे पहुंच के मकड़ी रुकी, अपना सर उठाया और उसकी आंखों में झांका। मालती बेहोश हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। सांस लेने से पेट हिल रहा था और वो कोशिश करके अपनी सांस रोक रही थी। आंखें बंद करना चाहती थी, मगर कर न सकी। यूं जैसे वो इन दो आंखों के सामने मसमरेज का शिकार हो चुकी हो। वो गहरी सब्ज झील जैसी सहर अंगेज आंखें, वो जब भी पलक चिपकती आंखें ब्राउन हो जाती। मकड़ी की 8 टांगों के अलावा 2 छोटे दांत भी थे जो छोटे छोटे हाथों की तरह बेताबी से हरकत कर रहे थे। अचानक उस मकड़ी ने अपनी उंगली दोनों टांगे उठाई, उन्हें एंटीना की तरह खड़ा किया। वो दाएं बाएं खोले खोले हरकत करने लगी। मालती नीम बेहोशी की हालत में मकड़ी की इस बेताबाना हरकत को नींबा आंखों से देख रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो थम गया हो और वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। आखिरकार मकड़ी ने अपनी लहराती हुई टांगे नीचे की और मालती के पेट पर से वापस नीचे उतरना शुरू किया। मालती अपने रेशमी लिबास की वजह से जो जिस्म पे चिपका हुआ था, मकड़ी के पेट की गोलाई और उसके जिस्म की गर्मी को महसूस कर सकती थी। मालती ने हरकत के बगैर एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर इस बात को महसूस करते ही मकड़ी की हरकत भी रुक गई। अब वो खिलना रही थी। वो जहाँ थी वहीं बैठ गई। उसकी चमकदार आंखें उस पे जमी थी। धीरे धीरे मालती का खौफ कुछ कम होना शुरू हुआ। खौफनाक मकड़ी किसी जारहाना मूड में नजर नहीं आ रही थी, मगर वो क्या चाहती थी? उसके डरावने दिमाग में क्या चल रहा था? सोचो, क्या मकड़ी के भी दिमाग होते हैं? कुछ देर के बाद मकड़ी ने अपनी दोनों टांगे फिर ऊपर उठाई, दोबारा उन्हें लहराया और पीछे हटना शुरू किया। मालती के गालों पे आंसू बहने लगे। अब वो साफ महसूस कर सकती थी कि वो मकड़ी की इन टांगों से होके नीचे फर्श पे उतर रही है। मालती बेहिसो हरकत उस वक्त तक इंतजार करती रही जब तक वो मकड़ी स्टडी के दरवाजे पे वापस गायब हो गई। जो ही वो नजरों से उजल हुई, मालती जुस लगा के अपनी जगह से उठी और भाग के कमरे का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि कमरे की खिड़कियां भी चिंचिला उठी। वो पागल हो रही थी, पूरी तरह रो रही थी। उसे अपने जिस्म से कराहियत महसूस हो रही थी। जहाँ जहाँ उस मकड़ी ने अपना जिस्म लगाया, वहाँ वहाँ उसे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वो अपने पूरे जिस्म को धो डालना चाहती थी, अच्छे से नहाना चाहती थी, मगर यहाँ नहीं।
वो यहाँ से फौरन कहीं निकल जाना चाहती थी, इसलिए उसने माला को फोन किया। पानी नहाने का बहाना करके उसके घर आने की इजाजत ली, भाग के टैक्सी पकड़ी और माला के घर का रुख किया। माला के बाथरूम में उसने काफी वक्त लगाया, खूब मल मल के निकाई, पूरे जिस्म से मकड़ी के लेस को रबड़ कर उतारने की कोशिश करती रही। जो कुछ उस पे गुजरा उसे याद करके वो अभी भी लरस रही थी। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इस अफरियत को उसके घर से जाना होगा। उसने पक्का इरादा किया कि सुबह जागने के बाद पहला काम महकमा हैवानात को फोन करना होगा कि वो आके इस मकड़ी को इसके घर से दूर करे। मगर वो ऐसा न कर सकी। अपनी बुज़दिली या रहमदिली के सबब वो उस खूबसूरत और हसीन और दिलकश जानवर को मार नहीं सकती थी। लिहाजा उसने स्टडी रूम का दरवाजा मुस्तकिल लॉक रखने का फैसला किया। वो 2 दिन और रात इस परेशान रही। रात भयानक थी क्योंकि वो अपने अनचाहे मेहमान की हरकत दीवार पे सुन सकती थी। शायद वो बेचैन और बेताब थी क्योंकि स्टडी में कोई ऐसी जगह न थी जहाँ इस मकड़ी को ज्यादा खुराक मिल सकती हो। तीसरे दिन मालती बाजार जाके मकड़ियों पे लिखी एक किताब खरीद लाई। इसमें दियो कामत अफरेतों के मुतालिक कुछ दर्ज नहीं था, मगर उसे इतना इल्म जरूर हुआ कि मकड़ियों की खाल और उनकी अगली टांगों की हरकत मोहब्बत, प्यार और जज्बों को जाहिर करती थी। इससे मालती को अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर ये उफरियत ही इसकी दोस्त बनना चाहती थी। इस इंकशाफ ने इसे मजीद परेशान किया। वो सोचने लगी कि ऐसे बंद कमरे में तो ये मकड़ी भूख से मर जाएगी। चौथे दिन मालती रह न सकी। वो दोबारा उस मकड़ी को देखना चाहती थी। शायद वो मकड़ी भूत के हाथों मजबूर होके वहाँ से कहीं चली गई हो या फिर मर गई हो। दोनों सूरतों में उसको दिल को चैन नहीं था, मगर वो मुतमईन थी कि ये अफरियत इसे नुकसान नहीं देगा, क्योंकि अब वो इस गुज़िश्ता शाम की तरह आसान वाला साबित न होगी। मालती ने स्टडी का दरवाजा खोला, डरते डरते अंदर गई। मकड़ी कमरे के कोने में बेहिस्सो हरकत बैठी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि शायद मर चुकी है। तब अचानक उस मकड़ी ने अपने अगले पांव उठाए और इतनी मदहोशी के आलम में इधर उधर लहराया। उसकी अदा बड़ी दिल नवाज थी, जैसे वो मालती को कमरे में देख के खुश हो रही हो। मालती बेदिली से मुस्कुराई। उसे मकड़ी को इस हालत में देख के दुख और अफसोस हो रहा था। मालती उसकी खुराक के मुतालिक सोचती हुई कमरे से बाहर आई। उसे खाने के लिए चूड़ी दे सकती थी, मगर ये बड़ी अजीब बात थी। उसका तो मतलब था कि एक जुल्म को दूसरे जुल्म से खत्म किया जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी, मगर फिर क्या करे। ये सब सोचते हुए वो किचन में नाश्ता बनाने चली गई। पनीर का एक टुकड़ा एकदम ख्याल बिजली की तरह जहन में आया। वो ये पनीर बतौर खास चूहों को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। ये मुनासिब मालूम होता था। ऐसे वो मकड़ी चूहों को खुद ही शिकार कर सकती थी। ऐसे वो उन्हें खाने की हकदार थी। अगर ऐसा न किया तो वो खुद ही मर जाएगी। फितरत का यही असूल है, वही जिंदा है जो ताकतवर है। ये काम मुकम्मल करने के बाद वो माला की तरफ चली गई। आज शाम उनकी 2 कैनेडियन सयाहों के साथ डेट थी। होटल में सरे शाम ही उन मर्दों से इनका झगड़ा हुआ और वो दोबारा माला के साथ उनके अपार्टमेंट में आ गई। दोनों गुस्से के आलम में शराब पीती रही और उन शिकारों को कोसती रही। वो रात बड़ी गर्म थी। अपार्टमेंट की खिड़कियां खुली हुई थी। रात का सन्नाटा अंधेरे की सांसों में उतर रहा था। माला जितना कमाती थी सब खर्च कर देती थी। उसकी पहली तरजीह अपना जिस्म और पेट था। ज्यादा रकम वो सजने संवरने में खर्च करती, बाकी जो बचता वो उसके पेट में उतर जाता। जुबान का चस्का उसके लिए बड़ा अहम था, इसलिए उसने कभी अपने घर को बनाने सजाने में इतना तरद्दुद नहीं किया। सादा सा घर था क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट में हफ्ते में चंद रातें ही गुजारती। बाकी वक्त तो उसका अपने शिकारों के साथ बाहर कहीं होटल्स में गुजर जाता। इसलिए उसने कोई एयर कंडीशनर का इंतजाम नहीं किया था। आज तो उसे मजबूरन किसी शिकार के बगैर घर में वक्त गुजारना पड़ रहा था, जहाँ गर्मी थी और गुस्सा भी। इसलिए माला ने अपनी साड़ी उतार फेंकी। अब वो सिर्फ अपने स्याह रंग के जेरे जामों में मलबूस थी। मालती ने देखा वो अभी तक इसी तरह दिलकश और पुरकशिश थी। जब वो अपने पांव विसार के काउच पे लेटी तो उसके रेशमी स्याह बाल उसके बेजी चेहरे पे फैल गए। वो अपनी लंबी टांगे और बाजू काहली के अंदाज में हिला रही थी। मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो। माला ऐसे काहली के अंदाज में छत को कूटते हुए मालती से मुखातिब हुई। पहले भी इसी तरह की एक रात गुजरी जब मैं बिल्कुल तन्हा और अकेली थी। तुम भी उस वक्त अजीत को पाके मुझे छोड़ के चली गई थी। तन्हाई में मेरा दम घुटता है। इस हालत में हमेशा मेरा दिल चाहता है कि खिड़की से या छत से छलांग लगाऊं, कूद जाऊं। बेवकूफ मत बनो, मालती ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। ये सच है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तन्हाई से नफरत है। मुझे मर्दों का साथ अच्छा लगता है। ये जिन्स खुदगर्जी सही, मतलब सही, इनकी बातें झूठी सही, मगर उनकी बातों में नशा होता है, चाहे वो तुम्हें नुकसान ही क्यों न दे। मालती बोली। इसे एकदम जैक का सर्द रवैया और खुदगर्जी याद आई। तुम उन्हें ऐसा न करने दो। मर्द चालाक और खुदगर्ज सही, मगर मासूम होते हैं।
जानते बूझते धोखा देते हैं और समझते ये हैं कि धोखा दे रहे हैं। तुम कैसे उन्हें रोक सकती हो? मालती ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए पूछा। आसान, बिल्कुल आसान। तुम उनसे मोहब्बत ना करो, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह मत दो। प्यार, मोहब्बत, लगाव को संजीदगी से मत लो। उन्हें आम नज़ला जुकाम जैसा ही समझो। बीमारी दूर करने वाली कुछ कड़वी गोलियां खाओ, बिस्तर में एक आध दिन आराम करो और निजात पा जाओ, भूल जाओ। मुझे तो इन बातों का इल्म नहीं था, मालती ने जवाब दिया। अब जान जाओ, खसूसन इसके बाद जो अजीत ने तुमसे किया। तुम उसका जिक्र मत करो। अगर कोई चीज मुकम्मल ना हो सके तो उसे खत्म कर देना अच्छा है। माला ने यूं आंखें छिपकाई जैसे मालती ने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा हो। वो मालती को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। इसका मतलब? कुछ देर बाद माला बोली। माला उसके इस रद्द अमल से मालती कंफ्यूज हो गई। वो बुखला गई और हकलाने लगी। हाँ, वो हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अजीत एक अच्छा पति था, वफादार। ये तो उसका बिजनेस था जो हम दोनों के बीच आया। और मैं और मालती तुम बिना। माला अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली। मालती चुप हो गई। थोड़ी देर बाद दोबारा बोली। माला, कुछ गलत कहा मैंने? जब माला ने अपना चेहरा दोबारा उसकी तरफ किया तो उसकी आंखों में पानी झिलमिला रहा था। तुम कहना चाहती हो कि तुम कुछ नहीं जानती? उसकी आवाज रुन गई। क्या नहीं जानती? मालती का लहजा इस्तफामिया था। माला ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली और सर को हिलाने लगी। थोड़ी देर के बाद बोली। कुछ नहीं, भूल जाओ उसे। मालती ने महसूस किया कि उसका दिल डूब रहा है। प्लीज माला, क्या तुम अजीत के बारे में कुछ जानती हो? अगर जानती हो तो बताओ। बोलो, मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसी बात जो मैं उसकी बीवी होने के बावजूद जान न पाई और तुम जानती हो। माला बेदिली से मुस्कुराई। हो सकता है तुम्हें पता भी हो, लेकिन तुम्हें ये बात बताने वाली मैं अकेली नहीं होंगी। इस शहर की हर तीसरी औरत, हर लड़की तुम्हें यही बात बताएगी। उसने कहखाल गा के जवाब दिया। और मैं ये तवक्को नहीं कर सकती कि तुम खुद इस बात का पता नहीं चला सकती। प्लीज माला, मुझे बताओ। नहीं हनी, तुम मुझे बुरा समझोगी और मैं ऐसा पसंद नहीं करूंगी। उसके साथ ही माला कौच से उठती मालती के करीब आई और उसकी पेशानी पे एक गरम पोसा दिया। मैं सोने जा रही हूँ, उसने कहा। और फिर उससे पहले कि मालती कोई बात करती वो जल्दी से बाहर निकल गई। अपनी सोचों में गुम मालती को वो वहां छोड़ गई, जो फर्दे खामोशी के आलम में कमरे के फर्श को गूड़े जा रही थी। वो जिंदगी के पजल के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी। उसके जहन पे उदासी छा चुकी थी। वो यादों की टूटी जंजीर की कड़ियां जोड़ रही थी। बिजनेस, वो जहरीली अंदाज में हंसी। कारोबार, वो शायद इसके कारोबार का हिस्सा था। जब एक शाम मालती काफी इंतजार के बाद उसे बिना फोन किए उसके दफ्तर पहुंच गई। उस दिन अजीत ने इसके साथ साथ साहिल समंदर पे जाने का वादा किया, मगर मालती ने उसे दफ्तर में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ जिस हालत में देखा, उसने मालती को परेशान कर दिया। यहीं से दोनों की राहें जुदा होना शुरू हो गई। उसने कितना इंतजार किया, शुरू से आखिर तक, जो कभी खत्म न हुआ। वो उठी और कमरे की खुली खिड़की में जा खड़ी हुई। बाहर सारा शहर रात की तारीकी में डूबता जा रहा था। इमारतें रोशनियों की भूल भुलैयों की तरह सीधी खड़ी थी। उन इमारतों की रोशन खिड़कियां खुशी और बंद खिड़कियां गम को जाहिर करती थी। लानत हो तुम पे अजीत पठांगर, मालती बड़बड़ाई और फिर उसने दरम से खिड़की बंद की। अपनी पेशानी खिड़की के शीशे पे टिकाई। उसके गालों पे आंसू बहने लगे। वो खड़ी खाली नजरों से चांद को बादलों से आंख मचोली खेलते देख रही थी। दूसरी सुबह माला का मूड बड़ा अजीब था, मगर जब मालती ने उसके माथे को चूमा, उसे सुबह बहर कहा तो दोनों खिलखिला उठी और मुस्कुराने लगी। दोनों दोबारा से इस रंग के लिए तैयार थी। गलती सिर्फ वो कर जो तुम्हारे नुकसान में ना हो, माला बोली। किसी को पसंद करो मगर टूट कर कभी ना चाहो। ये रात भी पहली रातों की तरह थी। दोनों अपने जंगी लिबास में मलबूस हमला करने को बिल्कुल तैयार थी जब उनकी मुलाकात माइकल फ्लंट हॉस्टन से हुई। वो जमहूरिया चेक से इस मुल्क के तफरीही दौरे पे आया था। वो दराज का था, किसी एथलीट की मानित खिटा हुआ जिस्म, गहरे स्याह बाल, पुरएतमाद चेहरा, 30 बरस के लगभग उम्र। वो किसी मगरबी फिल्म के विलन की तरह मगर पुरवकार और वजीहा नजर आता था। उसकी आंखों की चमक बताती थी कि वो मालती पे बुरी तरह मर मिटा है, क्योंकि जब से वो इनके पास बैठा रहा उसकी नजरें मालती के जिस्म का तवाफ करती रही। मालती भी उसकी सारी सूरत-ए-हाल को समझ और देख रही थी, और वो अपने आप को समझा रही थी कि सिर्फ अपने शिकारी को शिकार के साथ कोई हमदर्दी लगाव नहीं होना चाहिए। मगर वो न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचती चली गई। वो उसके साथ एक दफा डेट पे गई, मगर कभी उसे एक हद से आगे ना नहीं दिया। आखिरकार चौथी दफा माला की नसीहत पे उसने दावतनामा अपने होंठों से बाहर आने ही दिया, क्योंकि माला भी एक शिकार कर चुकी थी। उसे काबू करने के बाद अब वो उसका खून चूसने को तैयार बैठी थी।
लिहाजा उसने मालती को भी आखिरी बार का इशारा दिया। माइकल तो जैसे पहले ही उसके दावतनामे के लिए बेचैन और मुंतजिर बैठा था, फौरन कबूल किया। वो कुछ अजीब महसूस कर रही थी। रात को जब माइकल उसके अपार्टमेंट में पहुंचा, खाना खाने के बाद जब वो काउच में बैठे तो मालती का जहन बिल्कुल खाली था। माइकल के हाथ जब आवारा होना शुरू हुए तो एक घंटी मालती के दिमाग के अंदर बसने लगी, मगर वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। माइकल के पेशकदमी में मुख्तार था। मालती भी अपने अंदर सिमटती जा रही थी। कुछ देर के बाद माइकल ने अपना तहम्मुल का दामन छोड़ा। वो उठा, रिकॉर्ड प्लेट की तरफ गया, उसकी आवाज ऊंची की। कमरे में सितार की दिलकश धुनें अपना सहर फैलाने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मालती को माइकल के चेहरे के तासुरात बदलते महसूस हुए, क्योंकि अब उसके चेहरे पे परेशानी और हैरत के आसार थे। उसके होंठ बिंच गए। इससे पहले कि मालती कुछ पूछती, उसके होंठों से एक दर्दनाक चीख उभरी। मालती हैरतज़दा रह गई। वो समझ नहीं रही थी कि इसे क्या हुआ। फिर वो लुढ़क के उसके ऊपर गिरा। मालती उसके बोतले दबी और दोनों फिसल के काउच से नीचे आ गिरे। मालती उसके भारी जिस्म के नीचे दब गई। उसने अपना सर हल्के से ऊपर उठाया और देख के हैरतज़दा रह गई। उसे माइकल की कमर पे उस अफरियत मकड़ी का साया नजर आया। जब दोबारा वो होश में आई तो अभी तक माइकल के बेजान जिस्म के बोझ तले दबी हुई थी, मगर मकड़ी गायब थी। वो शायद वापस आ चुकी थी। रिकॉर्डेड पेन बुलंद हो चुका था। मालती ने धकेल के माइकल के जिस्म को एक तरफ किया और अपने आप को उसके बोझ से आजाद किया। मालती ने अपना एक हाथ उसके माथे पे रखा। वो बिल्कुल ठंडा था, बेहिस्सो हरकत। वो यकीनी तौर पे मर चुका था। मालती काम उठी, अपने घुटनों के बाद लाश के पास बैठी रह गई। उसकी सोचे और दिमाग मफलूज हो गया। वो कई लम्हे बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। अब उसे खुद ही कुछ न कुछ करना था। फौरी तौर पे पुलिस को इस वाक़े की इत्तला देनी थी। जब वो तेजी से फोन के करीब पहुंची तो अचानक रुक गई। वो सोचने लगी कि पुलिस को क्या बताएगी। उसने घबरा के फोन का हेडसेट दोबारा क्रेडिट पे रख दिया। तहम्मुल मालती, उसने अपने आप को समझाया। मालती कुछ देर तक सोचती रही, फिर कुछ सोच के माइकल के लिबास को टटोला। उसकी जेबों की तलाशी ली। वहाँ से उसे चंद कागजात मिले। उनसे हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। इन कागजात से जाहिर हुआ कि मरने वाले का नाम माइकल नहीं और न ही वो जमूरिया चेक से आया था, बल्कि उसका नाम दिलावरी मीर था और वो रूस का रहने वाला था। मालती को उस पर गुस्सा आने लगा। वो कमरे में चकराने लगी। परेशानी के आलम में उंगली में पहनी अंगूठी उतारी और उसे अपने हाथ में घुमाने और रगड़ने लगी। वो चक्कर लगाने के दौरान कुछ सोचती भी जा रही थी, क्योंकि वो इस लाश से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहती थी। क्या करूं? वो बड़बड़ाई। बेबस होके बेड पे गिरी। पुलिस वाले या इसके साथी इसको तलाश कर लेंगे। मायूसी के बाद उसकी आंखें भर आई। माइकल का मुर्दा जिस्म कमर के बल पड़ा था। उसकी टांगे टहने के पास जुड़ी हुई थी और सर गैर फितरी अंदाज में पीछे को मुड़ा था। वो दोबारा उठी, फोन के पास गई। पुलिस को ना सही, मगर माला को तो फोन कर सकती थी। नहीं, ये बेहतर नहीं। यकीनन माला नाराज होगी। मालती ने अपने आप को एक चौबी डंडे से मुसले किया। स्टडी का दरवाजा चौपट खुला था। अंदर की तारीकी से अजीब नागवार बू भरी थी। जब मालती ने कमरे में रोशनी जलाई तो उसने देखा मकड़ी अपने महसूस कोने में दुबकी बैठी थी। मालती को देखते ही फौरन उसने अपने अगले पांव उठा के उन्हें लहरा के उसे खुशामदीद किया। बज़ाहिर वो नरम मिजाज और पुरसुकून नजर आ रही थी। उसकी पुरानी खाल उसके जिस्म पे लटकी थी और वो खुद एक तार के सहारे जो छत से जुड़ी थी लटकी हुई आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। माला को खौफ आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मालती आगे बढ़ी। आतिशदान के करीब रखी कुर्सी पे बैठी। वो खौफ ज़दा थी। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। अचानक उसकी नजर आतिशदान के ऊपर लगे आईने पे पड़ी। उसमें उसे अपना सरापे का अक्स नजर आया, हसीनो मासूम चेहरा। आईने में झांकते हुए उसने मकड़ी को खोले खोले अपनी तरफ बढ़ने की आवाज सुनी। मालती ने देखा तो वो उसके करीब आ खड़ी हुई। बिना सोचे समझे मालती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मकड़ी के सर को प्यार से सहलाने लगी। अब मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, उसने मुस्कुराहट से मकड़ी को मुखातिब किया। जवाबन मकड़ी ने अपना सर खोले से दाएं बाएं खिलाया। एहसाब शिकन 2 दिन गुजरे। इस दौरान मालती ने एक लम्हे के लिए भी अपने घर को छोड़ना गवारा न किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके घर में पड़ी इस मुर्दा लाश को देख सके। अब मालती ने इस ठेरी को एक पुराने कपड़े में लपेटा, उसे कूड़े के थैले में रख के कचरा कुंडी के कोने में फेंक दिया। उसके सारे कागजात जलाए, बटुआ, गड़ी, इसी तरह की दूसरी चीजें गटर में बहाई। अपने और व्लादिमीर के मुतल्लिक हर निशान को मिटाया। जहाँ जहाँ उसकी उंगलियों के निशान थे वो भी रगड़ के साफ किए। अब वो अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार थी, हालांकि वो इसे अपना फायदा ही ख्याल कर रही थी। माला इसके साथ न थी, शायद वो कहीं किसी शिकार में मसरूफ थी। पुरकाश की उम्र 19 साल थी। वो एक प्यारा नौजवान नजर आता था जो हर मामले में तजुर्बेकार था। अब मुझे प्यास महसूस हो रही है, 1 गिलास ब्रांडी तो ला दो, मालती ने नशीली आंखों से पुरकाश को देखते हुए कहा। जो तुम कहो। पुरकाश उससे ज्यादा नशीला था। साथ वाले कमरे में बोतल रखी है, मालती ने स्टडी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
प्रकाश उछल के अपनी जगह से उठा और स्टडी की तरफ चला। जब मालती ने उसे जाते देखा तो उसका जी चाहा कि उसे वापस बुलाए। वो एक प्यारा नौजवान था। मालती को उसकी जवानी पे तरस आया। स्टडी का दरवाजा खुला, बिजली का स्विच ऑन होने की आवाज आई। पहले प्रकाश की गिटी गिटी चीज सुनाई दी, फिर दब से उसके फर्श पे गिरने की आवाज उभरी। मालती ने गहरी सांस ली और सुकून के आलम में अपनी टांगे फैला दी। जब वो दोबारा जागी तो मकड़ी की 8 रुएदार टांगों का लम्स उसे अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। मकड़ी बेड के पास खड़ी थी। मालती ने गहरी सांस ली। उसे झुरझुरी आई। हाथ बढ़ा के उसने मकड़ी के सर पे थिपकी दी। अब जाओ और खाने से लुत्फानंदोज हो। मकड़ी वापस मुड़ी, दोबारा कमरे से निकली। मालती के चेहरे पे मुस्कुराहट गहरी होने लगी। अब उसे पुराने जख्म भूल के अजीत को किसी दिन अपने अपार्टमेंट आने और रात गुजारने की दावत देना होगी। वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी।